कॉमर्स क्लास 8। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड पहले ही पोस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले पार्ट थर्ड देखने के पहले एक बार आप लोग फिर से पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड देख लीजिए, बिकॉज काफ़ी गैपिंग आ गया है बीच में। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए एंड देन फिर आप लोग पार्ट थर्ड देखिएगा। एंड गाइस सबसे पहले सॉरी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया वीडियोस में, क्योंकि हमारे पुराने वाले सेट पे रेनोवेशन का काम चल रहा था एंड अब वो काम कंप्लीट हो चुका है। हम एक नए सेट के साथ आपके पास उपस्थित हैं। तो हाँ, आज से वीडियोस आप तक रेगुलर पोस्ट होगी। तो चैप्टर क्या हमारा है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के यानी चैप्टर 5 के 6 टॉपिक्स को डील करने वाली हूँ। 6 टॉपिक्स को आज बताने वाली हूँ। टॉपिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिए, हम मैं पढ़ाते समय हिंदी एक बार बोलूँगी, ठीक है। थर्ड क्या हमारा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फोर्थ हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन। फिफ्थ क्या हमारा है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एंड 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूँ कि जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है वो VVI पोर्शन नहीं है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। फिर भी जान लेते हैं ये क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठन संरचना क्या होती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, वो या फिर मैनेजरियल टास्क हो या फिर ऑपरेटिंग टास्क हो। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होने वाले हैं, जो काम हो रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा है। क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपके संगठन में जो काम होने वाली है, क्या काम कैसे होगी, आपको क्या क्या चाहिए काम करने के लिए, ये सब कुछ लाना, ये सब कुछ काम करना, सोचना ही क्या है, आपका संगठन संरचना यानी आपके संगठन का एक ढांचा है संगठन संरचना। ये हो गया। डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ मैं सबसे पहले। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। हिंदी है, संगठन संरचना वह ढांचा है जिसमें प्रबंधकीय और परिचालन कार्य निष्पादित किए जाते हैं। क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जामिनेशन में, तो उसको आप लोग ये लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ गया क्या है, डेफिनेशन है, याद करके एग्जामिनेशन में से लिख दीजिएगा। अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI पोर्शन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ये टॉपिक रट जाना है, ठीक है। 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी संगठन संरचना के 4 प्रकार होते हैं। प्रारूप क्या क्या होता है वो मुझे जानना है। तो 4 प्रकार हैं। पहला है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हिंदी है क्रियात्मक संगठन संरचना। दूसरा है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्ट्रक्चर, आप लोग स्ट्रक्चर लिखोगे नोट्स में इसको। हिंदी है विभागीय संगठन संरचना। थर्ड है लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा संगठन। फोर्थ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो इस चारों के बारे में अच्छे से जानते हैं, मतलब क्या होता है इनका। तो मैं बता दूं कि ये दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मैं दोनों को बताऊंगी। एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओगे। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल अगर समझ गए तो ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्लास 12th के हो या फिर क्लास 11th के हो, इंटर पार्ट फर्स्ट हो, इंटर पार्ट सेकेंड हो, बीकॉम पार्ट फर्स्ट हो, बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सो ऑन। मैं एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ जिसमें इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैंने अपने कोचिंग में बोल दिया कि एक रूम रहेंगे वो बच्चे जो अकाउंट्स पढ़ेंगे, एक रूम अकाउंट्स का हो गया, एक रूम हो गया बच्चों के लिए BST का, एक रूम हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का। ये क्या हुआ हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी मैंने फंक्शन के बेसिस पे बांट दिया। हमें क्या पढ़ना है अभी, बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस के लिए ये दोनों क्या होते हैं हम बताते हैं आपको। तो आपके बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, स्टाफिंग होते हैं, फाइनेंशियल, बहुत सारे वर्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने बना दिया प्रोडक्शन का एक रूम, उसमें सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। आपके बिजनेस में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, पहला बनता है शूज एंड दूसरा बनता है पेन ले लो, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्शन होगा एक रूम में, ये दोनों का पैकेजिंग होगा एक रूम में, ये दोनों के बारे में मार्केटिंग एक रूम में। ये क्या हुआ हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकंड क्या, डिवीजन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है डिविजनल में कि मेरा शू का एक अलग रूम हो गया, इसमें मेरे शू का प्रोडक्शन होगा, शू के बारे में सब कुछ होगा, प्रोडक्शन हो, पैकेजिंग हो, सब कुछ। और एक रूम हो गया मेरा पेन का, इसमें सारा पेन का प्रोडक्शन होगा,
पेन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सोचा जाएगा, पेन का पैकेजिंग, बहुत सारे काम, ठीक है। ये क्या हो गया? डिवीज़न। समझ में आया? मतलब क्या? प्रोडक्शन का अलग रूम, फाइनेंशियल का अलग रूम, ये क्या हो गया? फंक्शनल। और आपका पेन का प्रोडक्शन एक रूम में होगा, शू का प्रोडक्शन एक रूम में होगा, शू के सारे काम, ये क्या हुआ? डिवीज़न। समझ में आ गया? थर्ड क्या हमारा है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा संगठन। ये क्या होता है? इसमें, इस संगठन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस संगठन में 3 आदमी हैं, खैर संगठन में तो बहुत सारे आदमी होते हैं, बट एग्जाम्पल लीजिए 3 आदमी हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। इसमें कोई हेड नहीं होता है। ए बोलेगा बी को, बी बोलेगा सी को, सी फिर ए को बोल सकता है, बी भी ए को बोल सकता है। ऐसा नहीं कि आप मालिक हो, आप केवल ऑर्डर दोगे, आपको भी ऑर्डर मिलता है। ए बोलेगा बी को तुम ये करो, बी बोलेगा ए को हाँ ठीक है मैं ये करता हूँ, तुम ये कर लो। कोई एक मालिक नहीं रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा संगठन। फोर्थ क्या हमारा है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखा एवं कर्मचारी संगठन। सेम वही है, हल्का सा डिफरेंस है। इसमें आप काम देते हो बट डिसीजन कौन लेता है इसमें? जो कि उस डिसीजन का स्पेशलिस्ट होता है। यानी स्टाफिंग का डिसीजन स्टाफिंग मैनेजर लेंगे, प्रोडक्शन का डिसीजन प्रोडक्शन इंचार्ज लेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम डिसिप्लिन के साथ होते हैं, एक ढंग से होते हैं। जो जिसके पास जो नॉलेज है वो काम करता है, ठीक है। डिसीजन कौन लेता है? जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ऑथोरिटी है। हो गया हमारा। अब हमारा एक और टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का भराड़पण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने एक बोला यहाँ पे वीवीआई पोर्शन एंड एक है वीवीआई पोर्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, याद कर लीजिए इसको। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता क्या है समझिए। आपने अकाउंट्स पहले अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस में कौन पढ़ाता था? सिर्फ और सिर्फ अजय सर, ठीक है। अजय सर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको अकाउंट्स भी पढ़ाना था, बीएसटी भी पढ़ाना था, ईपीएस भी पढ़ाना था, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना था, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था। उन्होंने क्या किया? वर्क को डिवाइड कर दिया कि मैं अकाउंट्स पढ़ाऊँगा एंड तुम ये पढ़ाओ, बीएसटी पढ़ा लो, इको पढ़ा लो। तो उन्होंने क्या किया? वर्क को बांट दिया। वर्कलोड केवल एक के पास ना होकर सबके पास आ गया। मतलब क्या है कि आपके पास एक काम है, उस काम को आपने लोगों तक बांटा कि तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, ताकि काम आसानी से हो जाए, आप पे ज़्यादा लोड ना आए एंड फास्ट काम हो। इसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी काम को बांट देना। आपकी मम्मा ने बोला कि तुमको खाना बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? अपने छोटी भाई बहनों को बोलते हो कि तुम मुझे ये करके दो, वो करके दो, ये करके दो। मतलब क्या कर रहे हो आप? आपको एक काम मिला एंड उस काम को आपने छोटे छोटे कामों में बांटकर लोगों तक पहुंचा दिया ताकि आपका काम आसान हो। यही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? अधिकारों का भाराड़पण, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन द मैनेजर्स एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी इसमें क्या होता है? मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में काम शेयर होता है, ठीक है। मैनेजर बोलेगा तुमको ये काम करना है, सबऑर्डिनेट को वो काम करना होता है। हिंदी क्या है? अधिकारों के भरण से आशय मैनेजर और उनके सहायक के बीच कार्यभार सौंपे जाने से है। कार्यभार नॉट भर, ठीक है, कार्यभार सौंपे जाने से है। हो गया? समझ के आप लोग क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन यानी भाराड़पण की विशेषताएं। अब डेलीगेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं भाराड़पण की। फर्स्ट क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डेलीगेशन का यानी भाराड़पण की विशेषताएं। डेलीगेशन मीन्स पासिंग ऑन अथॉरिटी। भाराड़पण से आशय अधिकारों के हस्तांतरण से है। अगर आपके पास अथॉरिटी है कि आपको ए के पास पावर है कि वो बी और सी और डी और ई को काम दे सकता है, ठीक है, उसके पास काफ़ी वर्क हो गया है बिकॉज उसको इतने सारे लोगों को काम देना है, उनको देखकर कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। ए क्या करेगा? एक आदमी लेकर आएगा एफ, वो बोलेगा कि मैं तुमको ये अथॉरिटी देता हूँ कि मैं बी और सी को काम दूंगा एंड तुम डी और ई को काम दो। तो उसने क्या किया? जो उसके पास जिम्मेदारी थी किसी और को देके उसने जिम्मेदारी बांटा। दो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, यानी आप अपना काम बांटते हो और दूसरा आप अपनी जिम्मेदारी बांटते हो, दोनों में अंतर है। मेरे पास मुझे काम मिला कि तुमको एक पेन बनाना है, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं ये पेन बनाऊंगी, तुम कैप बना दो। ये हो गया, मैंने काम बांटा, ठीक है। और मुझे अगर बोला किसी ने कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम बी और सी को तुम्हें काम देना है, मैं क्या बोलूँगी कि मुझे एक बंदा दो डी,
वो करेगा, वो देगा बी को काम, मैं दूंगी सी को काम। तो ये क्या किया मैंने, अपनी जिम्मेदारी को बांटा, अंतर है, ठीक है। ऑथोरिटी एंड वर्क दोनों को बांटा जाता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में। हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेलीगेशन मीन्स पासिंग ऑन ऑथोरिटी। भारानुपर का आशय अधिकारों के हस्तांतरण से है, मतलब आपके पास जो जिम्मेदारी है वो आप किसी और को बांट दे रहे हो, वो क्या हुआ, आपकी ऑथोरिटी का पास ऑन करना, ठीक है। तो आपके पास जिम्मेदारी को अपने बांटा, ये क्या है हमारा पहला विशेषता है, आप इसमें जिम्मेदारी को बांट सकते हो। दूसरा क्या है, डेलीगेशन बाय ए सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट, छूट गया था ऊपर लिखा है मैंने, डेलीगेशन बाय ए सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट, ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके स्टाफ मैनेजर को बोलेंगे तुम ये करना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यानी जिसका पद ऊपर है वो नीचे वालों को काम देता है। यानी सपोज दैट अगर ए बॉस है बी और सी का, ए बॉस है बी और सी का, तो ए बोलेगा बी और सी को काम करने के लिए, ना कि बी और सी काम देगा ए को, बॉस काम देगा स्टाफ को। तो ऊपर से नीचे की तरफ काम आता है, ठीक है। हेड काम देते हैं उनके नीचे वाले सबऑर्डिनेट को। अब क्या है, थर्ड डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स, दूसरे लोगों को कार्य सौंपना। पहला क्या था, दूसरे लोगों को जिम्मेदारी सौंपना, एंड सेम थर्ड हमारा है दूसरे लोगों को कार्य सौंपना। अगर आपको एक काम मिला है, अगर ए के पास काम है इतना बड़ा, ठीक है, उसने बोला बी को तुम इसमें से थोड़ा काम कर लो, सी को तुम कर लो, डी को तुम कर लो, इससे क्या होगा, काम आसानी से हो जाएगा एंड ए पे ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं आएगा, ए पे ज़्यादा भार भी नहीं आएगा। तो दो होता है, जिम्मेदारी भी बढ़ती है एंड काम भी बढ़ता है। अब क्या हमारा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन यानी भारानुपर के तत्व, 3 एलिमेंट्स हैं, याद कर लीजिए। फर्स्ट है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारा है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, सॉरी ग्रांटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा ग्रांटिंग अथॉरिटी, ठीक है। मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व सौंपना। इसमें क्या करते हो आप, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो। जैसे अगर आपने बोला बी को ये काम तुम्हें करना है, मतलब आपने बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये काम हो जाना चाहिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हाँ, फर्स्ट क्या है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व सौंपना। सेकेंड क्या हमारा है, ग्रांटिंग अथॉरिटी, अधिकार प्रदान करना। अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो आपको उसको अधिकार भी देना होता है। अगर सपोज दैट मैंने बोला, क्लास मॉनिटर होते हैं ना, उनको क्या, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लास को शांत करवाना, ठीक है। उनके पास ये अधिकार भी है कि वो बच्चों को डांट भी सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अधिकार दोगे तो वो अपना काम अच्छे से करते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभाते हैं। तो सेम बात, आपको लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है एंड उसके साथ साथ लोगों को अधिकार भी देना है कि हाँ तुम्हारे अधिकार है, तुम ये कर सकते हो, ठीक है, यानी अधिकार प्रदान करना। थर्ड क्या हमारा, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदेयता निश्चित करना, उत्तरदेयता, ठीक है, उत्तरदेयता निश्चित करना। यानी क्या, अब अगर मैंने बोला बी एंड सी को कि तुमको ये वर्क करना है, ठीक है, ये हो गया, मैंने क्या किया, वर्क को बांटा, एंड मैं बोलूँगी ये काम करने के बाद तुम डी से चेक करवाओगे कि क्या तुम्हारा काम सही है कि नहीं है। ये क्या हुआ, आप उत्तरदेयता निश्चित कर दिया आपने। आपके स्कूल में होमवर्क मिलता है, ठीक है, आप काम कर रहे हो, लेकिन चेक कौन करता है, टीचर। ये क्या हुआ, उत्तरदेयता, यानी काम करने के बाद किसी एक बंदे को आपको दिखाना है कि सर वो काम सही है या गलत, वही क्या हुआ, आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अधिकार, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। मैंने इसके बारे में कुछ लिखा इसलिए नहीं है बिकॉज ये ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो कि आपने बार बार पढ़ लिया। अभी इस वीडियो में आपने वर्ड बार बार पढ़ लिया, जान भी लिया। मतलब क्या, अथॉरिटी मतलब क्या, लोगों को अधिकार भी देना है कि हाँ तुम्हारे अधिकार है, तुम ये कर सकते हो। सेकंड क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी होती है कि हाँ अगर बी ये काम करेगा तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम सही ढंग से होना चाहिए, तो क्या होगा, बी अच्छे से काम करेगा। अब क्या है, अकाउंटेबिलिटी, यानी आपके लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चेक कौन करेगा। अगर आप किसी को रखोगे नहीं तो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, बट अगर आप कोई आदमी रख देते हो जो देखता है काम करने के बाद काम सही है कि नहीं, तो उससे लोग डर के मारे ही सही काम सही ढंग से करते हैं। तो ये हुआ अकाउंटेबिलिटी, यानी अधिकार, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो ये था हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 3। पार्ट 4 लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगी। उससे पहले गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं आगे वीडियोस तक, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।